हेलो दोस्तों, पावर प्लांट गाइड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन सा फैक्टर होता है जिस पर ईएसपी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है, और साथ में देखेंगे कि वो कौन कौन सा एक्टिविटी होता है जिसके द्वारा ईएसपी के परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है। इन सभी बातों का डिस्कस इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है जो ईएसपी के परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है वो है फ्लू गैस वेलोसिटी। तो हम लोग जानते हैं कि जब फ्लू गैस ईएसपी में इन करता है तो उसके पास एक वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी से ईएसपी का परफॉर्मेंस कैसे इफेक्ट होता है उसे समझते हैं। तो फ्लू गैस जब ईएसपी में इन करता है तो फ्लू गैस पर दो फोर्स एक्ट करता है, जिसमें पहला जो है वो है गैस फ्लो के कारण, और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, जो हम लोग डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड के द्वारा क्रिएट करते हैं। अब जो फ्लू गैस का वेलोसिटी होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और जो फ्लू गैस का हमें फ्लो मिलेगा वो इस रिजल्टेंट पर मिलेगा। मतलब जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी फ्लू गैस उस साइड फ्लो करेगा। तो जैसे ही अगर हम वेलोसिटी को कम करेंगे तो फ्लू गैस में जो पार्टिकल है वो अच्छे से आयोनाइज होंगे, और चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है तो वो आयोनाइज होने के बाद कलेक्टिंग प्लेट की ओर मूव करेंगे और वहाँ पे जाके चिपक जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ईएसपी का जो इफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब फ्लू गैस यहाँ पे आया जिसकी वेलोसिटी कम है, यहाँ पे आयोनाइज होने के बाद वो कलेक्टिंग प्लेट में कलेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है फ्लू गैस की वेलोसिटी लो है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके विपरीत बात करें कि अगर वेलोसिटी हाई हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि एक तो ये अच्छे से आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, और आयोनाइज अगर हो भी गए तो ये कलेक्टिंग प्लेट की ओर ना जाकर आगे की तरफ स्किप कर जाएंगे, जिससे ईएसपी की इफिशिएंसी उस समय डिक्रीज होती है। तो ईएसपी की परफॉर्मेंस हमें बेस्ट मिले उसके लिए हम लोग को गैस की वेलोसिटी 0.75 मीटर पर सेकेंड रखा जाता है, जो कि इस वेलोसिटी को हम लोग जीडीएस गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन के द्वारा अचीव करते हैं। जीडीएस क्या होता है और ये कैसे फ्लू गैस के वेलोसिटी को कम करता है, इस पर मैंने पिछले वीडियो में ही डिस्कशन कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर मन करे तो देख लीजिएगा। तो इस तरह से फ्लू गैस वेलोसिटी पर ईएसपी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी ऑफ पार्टिकुलेट। तो हम लोग समझते हैं कि पहले रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो रेजिस्टिविटी का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपके पास एक एल्युमिनियम का वायर है और एक कॉपर का वायर है, और अगर हम आपसे पूछें कि किस में इलेक्ट्रिक फ्लो या इलेक्ट्रिक कंडक्शन ज़्यादा होगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि कॉपर के वायर में इलेक्ट्रिक का फ्लो अच्छा से होगा, क्योंकि वहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और जो एल्युमिनियम का वायर है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा वो उस कॉपर के रिस्पेक्ट में कम होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो एल्युमिनियम वायर में ज़्यादा होता है। मतलब ये कि हम कह सकते हैं कि जिस चीज़ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक का कंडक्शन उतना ही कम होगा, और अगर जिस चीज़ का रेजिस्टेंस कम होगा उसमें इलेक्ट्रिक का कंडक्शन उतना ही अच्छा होगा। रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो ओम सेंटीमीटर होता है, और अगर कोल फ्लाई एश की बात करें तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 का पावर में 8 टू 10 का पावर में 12 ओम सेंटीमीटर होता है। अब जो हम लोग रेजिस्टिविटी कोल फ्लाई एश में मेंटेन करते हैं उसको एक स्टैंडर्ड पैरामीटर तक मेंटेन किया जाता है, क्योंकि अगर रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो भी वो ईएसपी के लिए अच्छा नहीं है, और अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो भी वो ईएसपी के लिए अच्छा नहीं है। कैसे, इसे समझते हैं। तो फर्स्ट केस को समझते हैं कि अगर आपके फ्लू गैस का रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ही लो हो जाए, तो हम लोग ने अभी देखा था कि जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी मतलब वो जल्दी इलेक्ट्रिक को अपने अंदर कंडक्ट करेगा, मतलब वो जल्दी चार्ज होगा। तो अगर फ्लू गैस की रेजिस्टिविटी कम होगी तो वो क्या करेगा, जैसे ही वो यहाँ पे इन करेगा तो यहाँ तुरंत चार्ज होगा और यहाँ पे कलेक्टिंग प्लेट में जमा हो जाएगा। बट बहुत ज़्यादा कम रेजिस्टिविटी के कारण वो अपने चार्ज को तुरंत डिस्चार्ज भी करेगा, क्योंकि उसमें वो क्षमता नहीं है, वो रेजिस्टेंस नहीं है कि वो उस चार्ज को अपने अंदर एक्युमुलेट कर पाए, जिससे क्या होगा कि वो इस कलेक्टिंग प्लेट से निकलकर वो फिर से फ्लू गैस में इन करेगा और आगे की ओर चला जाएगा। इसी कंडीशन को री इंट्रेंट कहा जाता है।
अगर दूसरा केस देखें कि अगर फ्लू गैस की रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा अगर हाई हो जाए, तो हम लोग ने देखा था कि अगर किसी चीज़ का रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो वो इलेक्ट्रिक को तुरंत फ्लो नहीं करने देगा, मतलब कि वो तुरंत चार्ज नहीं होगा। तो हाई रेजिस्टिविटी वाले जैसे ही फ्लू गैस यहाँ पे इन करते हैं तो वो यहाँ पे जल्दी चार्ज नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे इलेक्ट्रिक का फ्लो इसके अंदर नहीं हो पाता है। बट हम लोग इतना वोल्टेज को बिल्डअप करते हैं कि ये चार्ज हो पाए, और चूंकि हाई रेजिस्टिविटी के कारण इसे चार्ज होने में टाइम लगता है, और ये जैसे ही चार्ज हो जाता है तो ये कलेक्टिंग प्लेट में कलेक्ट होना स्टार्ट होता है। बट हाई रेजिस्टिविटी के कारण ये जितना लेट से चार्ज होता है उतना ही लेट से डिस्चार्ज भी होता है, क्योंकि इसकी जो रेजिस्टेंस की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए ये चार्ज को काफ़ी देर तक अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। तो जैसे ही पार्टिकल्स यहाँ पे जमा होते हैं और ये अपने चार्ज को तुरंत डिस्चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चार्ज है वो कंटिन्यूस यहाँ पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे तो कोरोना इफेक्ट जनरेट हुआ ही था, बट यहाँ पर भी चार्ज के एक्यूमुलेट होने के कारण यहाँ पर एक कोरोना इफेक्ट जनरेट हो जाता है, जिसको बैक कोरोना कहा जाता है। और इस कंडीशन में जब फ्लू गैस यहाँ से फ्लो करते हैं तो वो अच्छे से आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण से वो इस जगह पे कलेक्ट नहीं हो पाते हैं और वो आगे की तरफ स्किप कर जाते हैं। तो इस केस में भी ESP का परफॉर्मेंस डिक्रीज करता है। तो इसलिए फ्लू गैस का एक स्टैंडर्ड रेजिस्टिविटी मेंटेन करना जरूरी है। तो अब देख लेते हैं कि ये जो हमारा जो रेजिस्टिविटी है वो फ्लू गैस में मेंटेन रहे, तो उसके लिए वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, तो उसको देखते हैं। तो फ्लू गैस का जो रेजिस्टिविटी जिस पर वो डिपेंड करता है उसमें सबसे पहले टेम्परेचर आता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्लू गैस का जो ESP इनलेट टेम्परेचर होता है उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू ही मेंटेन करते हैं, लगभग 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाता है। ESP इनलेट टेम्परेचर 120 डिग्री के ऊपर ही क्यों रखा जाता है, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आप लोग ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो फ्लू गैस का टेम्परेचर अगर ESP में बहुत ज़्यादा हो जाए तो रेजिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे समझते हैं। तो देखिए, जैसे ही फ्लू गैस का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो फ्लू गैस में जितने सारे पार्टिकल्स है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स भी बढ़ता है, जिसके कारण उसके फ्लो में एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस टू फ्लो इज कॉल्ड विस्कोसिटी, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्लू गैस का विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। और चूंकि विस्कोसिटी एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, तो इसलिए अगर विस्कोसिटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आप लोगों ने देखा था कि उस समय बैक कोरोना का कंडीशन क्रिएट होगा, जो ESP के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए ESP इनलेट टेम्परेचर को एक स्टैंडर्ड वैल्यू तक ही मेंटेन किया जाता है, उसे बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर ESP इनलेट टेम्परेचर 149 डिग्री सेंटीग्रेड टू 205 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे तो उस केस में रेजिस्टिविटी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जो कि ESP के परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कोयले का कंबसन अच्छी तरह से नहीं कर पाएँ तो उस समय क्या होगा कि अनबर्न्ड कार्बन का फॉर्मेशन होगा, और ESP का जो डिज़ाइन होता है वो इस अनबर्न्ड कार्बन के बेसिस पे ही किया जाता है। लगभग 3 to 5% अनबर्न्ड कार्बन जो है वो ESP के परफॉर्मेंस के लिए परमिसिबल रहता है। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो क्या प्रॉब्लम आएगी, इसे समझते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है। अब इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर कहने का मतलब है कि वो उसमें रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होता है। तो अगर फ्लू गैस में कार्बन परसेंटेज ज़्यादा आ जाए तो उस केस में क्या होगा कि रेजिस्टिविटी कम होगा, और कम होगा तो कौन सा कंडीशन क्रिएट होगा, री इंट्रेंट कंडीशन, जो कि ESP के परफॉर्मेंस के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आता है सल्फर। तो सल्फर जो है वो रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर सल्फर परसेंटेज फ्लू गैस में ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी कम होगा, जिसके कारण री इंट्रेंट कंडीशन क्रिएट होता है। तो री इंट्रेंट का कंडीशन क्रिएट ना हो तो उस समय हम लोग फ्लू गैस में जो सल्फर परसेंटेज ज़्यादा है उसको कम करने के लिए अमोनिया का डोज करते हैं। और अगर फ्लू गैस में सल्फर परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उस समय रेजिस्टिविटी जो होगी वो बहुत ही हाई हो जाएगी, और जब हाई होगा तो हम लोग ने देखा था कि बैक कोरोना का कंडीशन क्रिएट होता है, जो ESP के लिए अच्छा नहीं होता है। तो उस समय फ्लू गैस में सल्फर परसेंटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग सल्फर ट्राई ऑक्साइड डोज करते हैं।
ताकि जो फ्लू गैस में जो सल्फर परसेंटेज है वो एक डिजायर्ड वैल्यू तक मेंटेन रहे। तो ESP का परफॉर्मेंस हमें बेटर मिले, इसलिए फ्लू गैस में जनरली हम लोग 10 to 20 ppm SO3 को मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से फ्लू गैस का जो रेजिस्टिविटी होता है वो ESP के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो अब नेक्स्ट है साइज ऑफ पार्टिकल इन फ्लू गैस। तो देखिए ESP का जो डिज़ाइन किया जाता है वो फ्लू गैस में जो पार्टिकल है उसके एक परमिसिबल साइज के ऊपर ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो अच्छे से चार्ज हो पाए और कलेक्टिंग प्लेट में कलेक्ट हो पाए। नेक्स्ट है साइज ऑफ कलेक्टिंग प्लेट। तो कलेक्टिंग प्लेट जितना ही बड़ा होगा उस समय पार्टिकल का जो कलेक्शन होगा वो उतने ही अच्छे से होगा, जिससे ESP की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि अगर फ्लू गैस का वेलोसिटी हाई हो और वो लंबे समय तक चले तो उस समय क्या होता है कि धीरे धीरे प्लेट का इरोजन होता है, जिससे प्लेट का जो डायमेंशन होता है वो कम होते जाता है और जो फ्लू गैस में पार्टिकल है जिससे उनका जो एक्युमुलेशन का एरिया है वो घटते जाता है, जिससे उस समय ESP की परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है। तो इसलिए कलेक्टिंग प्लेट का एक इफेक्टिव साइज रखा जाता है। नेक्स्ट है डस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन फ्लू गैस। तो जैसे जैसे अगर फ्लू गैस में डस्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, अगर ज़्यादा डस्ट हो जाए, ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाए, तो उस समय ESP में लोड बढ़ेगा, जिसके कारण से उसमें कलेक्शन इफिशिएंसी डिक्रीज होगी। जनरली ये कंडीशन कब आता है, जब APH में जो हम लोग फ्लाई ऐश को कलेक्ट करते हैं तो अगर उसका प्रॉपर कन्वेइंग ना हो तो कुछ समय के बाद क्या होता है APH हॉपर भर जाता है और वहाँ से जो फ्लाई ऐश है वो फ्लू गैस के साथ ESP में इन करता है, जिससे वहाँ पे डस्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसके कारण उस समय ESP में कलेक्शन रेट घट जाता है, उस समय ESP की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग वोल्टेज। तो फ्लू गैस में पार्टिकल को अच्छे से आयोनाइज हो पाए उसके लिए हम लोग इमिटिंग इलेक्ट्रोड में एक स्टैंडर्ड वोल्टेज बिल्डअप करते हैं ताकि जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से आयोनाइज होकर उनका कलेक्शन हो पाए। जनरली जो वोल्टेज मेंटेन किया जाता है वो 40 kV से 120 kV तक मेंटेन किया जाता है। जब कभी हमारा ESP का कलेक्शन इफिशिएंसी डिक्रीज हो जाता है तो उस समय हम लोग वोल्टेज को बिल्डअप करके ESP के परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।